जल्पा भगिनी अस्ति वा? महोदय। आम्, प्रार्थनां कारयतु कृपया। अस्तु। जल्पा भगिनी अस्ति वा? क्षम्यतां क्षम्यताम्, अधुना अहं वदामि। येन धौता गिरः पूषां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवाद भगिनी। अधुना अहं मनीष महोदयान् निवेदयामि, कृपया अद्यतनकक्षा आरम्भं करोतु इति। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। एक बार स्क्रीन शेयर हो जाए। अब आप सबको दिख रही है स्क्रीन? हाँ महोदय, दृश्यते। हाँ, अब तो देखिए हमने पुगंत लघुपदस्य च सामान्य अगर देखा जाए तो अभी हमने पहले अदंत अंग में 2 सूत्र पढ़े थे, अतो गुणे और अतो दीर्घे। आपको जो मुख्य सूत्र है मैं वो बताता हूँ। अतो गुणे और अतो दीर्घो, यही ये सूत्र आपको समझने ही समझने, ठीक है। फिर दूसरा आता है सार्वधातु का अर्ध धातु का योग, ठीक है। यह सूत्र भी आपको नोट कर लीजिए कि यह सूत्र भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर यह सूत्र आपको समझ में आ रहा है और अन्य सूत्र नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपकी व्याकरण अच्छी चल रही है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मनीष महोदय हरिओम। हरिओम महोदय, इसमें आपने बताया कि यहाँ पर एक आकारांत अंग अधिकम पित सार्वधातु प्रत्यय अस्ति, उसमें इसमें लिखा कि आकारांत अंगों से पित सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर कोई अंग कार्य नहीं कहा गया है, अतः यहाँ केवल संधि कीजिए। जैसे क्रीडा अधिकम ती, तो यहाँ पर संधि तो है ही नहीं, यहाँ तो। हरिओम महोदय, अभी आप आगे जा रहे हैं, अभी मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसी पर चल रहे महोदय? नहीं, अभी वो है, चलेंगे उस पे, आपकी बात को सीधा रखेंगे। आप अभी ध्यान से सुनिए अभी बात। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग अभी व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो व्याकरण शास्त्र में एक सामान्य सूत्र होता है और उस सूत्र के अपवाद कई सारे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हमने सार्वधातुक आर्धातुक वो पढ़ा था, फिर किंग च और दीधी वे वीटाम इत्यादि, और काफी सारे सूत्र आके उसका अपवाद करते हैं। उकारांत में उतो वृद्धि लुकी हली ऊर्णोतेर विभाषा गुणों प्रत्यय, ऐसे। और फिर हमने सामान्य सूत्र पढ़ा पुगंत लघु पदस्य च, कि उपधा के लघु को वृद्धि कौन करता है? पुगंत लघु पदस्य च। तो ये अभी आप 4 सूत्र, या आप सामान्य समझिए कि 4 सूत्र आपको समझ में आने ही चाहिए, ठीक है। अगर ये 4 सूत्र आपको समझ में आ गए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अन्य सूत्र भी समझा सकूंगा, ठीक है। अगर ये 4 सूत्र नहीं आए हैं तो आप वीडियो को देख के इन 4 सूत्रों का अभ्यास जरूर करें अच्छे से। एक बार फिर रिपीट कर दीजिए काइंडली महोदय। हाँ जी महोदय, नमो नमः। नमो नमः। अहं रेणु जयस्वाल लखनऊतः। महोदय, पुगन्त लघु पदस्य च, पुगन्त इत्युक्ते पुक् अन्त, पुक् इत्युक्ते। हरि ओम्। हरि ओम्। आं महोदय, पुगन्त लघु पदस्य सूत्र अस्ति, तर्हि पुगन्त इत्युक्ते ध्वनि न आगच्छति महोदय, किम्?
तिष्ठतु एक हरि निमेष ओम्। तिष्ठतु भगिनी तिष्ठतु एक निमेष। अस्तु अस्तु महोदय। हरि ओम। हरि ओम्। हरि ओम बोलिए। आम् महोदय। हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? पुगन्त लघु उपधस्य सूत्र अस्ति, आम उसमें पुगन्त का अर्थ पुक अंत, पुक अर्थात पुक एक प्रत्यय होगा, तो पुक प्रत्यय जिसके अंत में होता है उसे पुगंत कहते हैं। ठीक है, तो इसका विषय यहाँ पर नहीं था, इस कारण मैंने यहाँ नहीं बताया आपको। ठीक है, तो केवल इतना समझ लीजिए, पुक एक प्रत्यय होगा, अस्तु उस अस्तु प्रत्यय को आप सभी को मैं बताने वाला था आज की कक्षा में। एक पुगंत लघु उपधस्य च इस सूत्र में आपको भी केवल लघु उपधस्य समझना है। ठीक है, लघु उपधस्य। अस्तु पुगंत को महोदय। अभी आपकी जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको कम से कम ये मान लीजिए अभी आपको कम से कम 50 क्लासेस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, पुगंत शब्द की। तो जिस शब्द की 50 अस्तु क्लासेस में जरूरत नहीं है उसको समझने से फायदा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्तु तो मैंने आप सभी को बताया कि आपको चार सूत्र तो अच्छे से समझ में आने चाहिए। चार और सूत्र हैं, एक और कुछ सूत्र हैं, जैसे सार्वधातुकम अपित, अचोनिति और किंगिति च। ये सूत्र आपको जरूर समझ में आने चाहिए। अगर ये सूत्र समझ में आ रहे हैं तो आपको व्याकरण अच्छे समझ में आ रही है। अब चलते हैं आकारांत अंग की तरफ। ठीक है, यह मान लीजिए कि आपने धातु और विकर्ण मिलाने के बाद आपका अंग कैसा बन गया? आकारांत। धातु और विकर्ण मिलाने के बाद आपका अंग कैसा बना? आकारांत। या केवल धातु ही आपकी आकारांत हुई, विकर्ण का लोप हो गया। कहाँ होगा विकर्ण का लोप? निकुंज महोदय बता सकते हैं? अदादि धातु में शुभ और श्लू जुहोत्य। जुहोत्यादि में। ठीक है, दोनों जगह विकर्ण नहीं रहेगा, तो वहां जो आकारांत धातु होगी वो आकारांत की आकारांत ही रहेगी। ठीक है, तो अब ये उस वैसी धातुओं को आकारांत धातुओं के लिए कार्य बता रहे हैं कि उन धातुओं को अपित प्रत्यय पर होने पर क्या कार्य होता है। ठीक है, अब देखिए, आपको सबसे पहले लिखा है, ऊपर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, और जूम कर देता हूं मैं, कि आकारांत अंग 7 प्रकार का होता है। ठीक है, तो आप लोगों को, सभी लोगों को आकारांत अंग 7 प्रकार का होता है, ये आपको याद करना है। अब कौन कौन सा होता है हम एक एक को समझेंगे। पहले एक बार पूरा सातों के सातों के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद एक एक को समझेंगे कि कैसा होता है। ठीक है, पहला देखिए, घू संज्ञक अभ्यस्त धातु। तो देखिए, अभ्यस्त माने पता है आपको? जिसका द्वित्व हुआ है। हाँ, अभ्यस्त माने ऐसी धातु जिसको द्वित्व हुआ हो। ये घू संज्ञक क्या है आपको इसका ज्ञान नहीं है। ठीक है, इस घू संज्ञक का ध्यान अभी हम करेंगे बैठ के कि घू संज्ञक होता क्या है। ठीक है, अब दूसरा आया अघु संज्ञक अभ्यस्त धातु। कौन सी धातु आई? अघु संज्ञक अभ्यस्त। अभ्यस्त धातु। ठीक है, तो अभी हमें घू संज्ञक का ज्ञान हो जाएगा तो अघु का ज्ञान भी हो ही जाएगा। मतलब अगर हमें पता लग गया कि घू कौन है तो फिर हमें ये भी पता लग जाएगा कि घू कौन कौन नहीं है, ये भी पता लग जाएगा। अब आई तीसरा आया क्रियादि गण के स्ना प्रत्यांत 61 अंक। ठीक है, तो कह रहे हैं कि क्रियादिगण की धातु में कौन सा विकर्ण लगता है? शन। नहीं, दिवादिभ्यशन ना लगता है। ना लगेगा। ठीक है, तो देखिए, क्रियादिगण की जितनी भी धातु होंगी उनमें कौन सा विकर्ण लगेगा? स्ना विकर्ण लगेगा। ठीक है, स्ना विकर्ण लगने के बाद में उसका स्ना विकर्ण यदि लग गया है तो आपका अंग आकारांत ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि स्ना में देखिए श की संज्ञा हो जाएगी, बचेगा ना, और ना के बाद में क्या है? आ। तो जब भी आप धातु और स्ना विकर्ण को मिलाएंगे तो उसके बाद आपका अंग कैसे बनेगा? आकारांत ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जी। तो आपको इन ये ध्यान देना है कि क्रियादिगण के स्ना प्रत्यांत 61 अंग। ठीक है, अब चौथा आया दरिद्रा धातु। कौन सी धातु आई? दरिद्रा। दरिद्रा। केवल दरिद्रा। फिर आई
श्लू परे होने पर ओहाक धातु को द्वित्व करके बना हुआ जहा। तो केवल आप इतना भी कह सकते हैं कि पांचवें में केवल बोल दीजिए केवल जहा, जैसे आपने बोला ना दरिद्र धातु, उस प्रकार आप बोल सकते हैं जहा धातु। ठीक है। अब यदि पूछा जाए जहा श्लू परे होने पर ओहाक धातु को द्वित्व करके बना हुआ, कह रहे हैं कि जब श्लू पर में होगा, धातु क्या है आपकी ओहाक, और इसमें जब इत संज्ञा कर देंगे ओहाक में, तो क्या बचेगा, केवल हा बचेगा। अब जब इस हा को हम द्वित्व करेंगे, जो हमने पढ़ चुके हैं द्वित्वाभ्यास, द्वित्वाभ्यास पढ़ने के बाद अब जब हम इसको द्वित्व करेंगे तो हमारा बनता है जहा। अब इसको भी बनाएंगे, कैसे बनता है ये सब कुछ बताएंगे। ठीक है, अभी सामान्य परिचय करा रहा हूं मैं। अब छठी धातु आई आपकी ज्या धातु। ठीक है, फिर आई सातवीं में ऐसी धातु जिनको द्वित्व नहीं हुआ है। तो हम इन सातों आकारांत अंक पे ध्यान देंगे, फोकस रहेगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए समझते हैं कि घू संज्ञक किसकी होती है। तो पहले सबसे पहले क्या था हमारा, घू संज्ञक अभ्यस्त धातु। तो पहले एक बार घू संज्ञक को समझते हैं, फिर अभ्यस्त को भी समझते हैं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सूत्र आया आपका, दिख रहा होगा आप सभी को, दाधा घदाप दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, ये सूत्र कहता है कि दाब दैप को छोड़कर, ठीक है, क्या बोला है, दाब दैप को छोड़कर दारूप 4 और धारूप 6, ठीक है, वो दारूप 4 और धारूप 2, एक मिनट, आम, तो एक है धारूप 2 धातुओं की घू संज्ञा होती है। तो दारूप मतलब दाप और दैप। देखिए दाप और दैप धातु, आपको केवल अभी इतना याद रखना है कि दाप और दैप धातु को छोड़ना है। ठीक है, दाप दैप को छोड़कर जो 4 धातु और 2 धारूप दो धातु हैं उनकी घू संज्ञा होती है। अब ये कौन कौन सी है, केवल इतना ध्यान रखिए कि आपसे कोई पूछे कि घू संज्ञा किसकी होती है, तो आपको क्या बोलना है, दुदाई, दाण, दो, दे, दुधाई, ढेठ। समझ में आया आप सभी को? आकि मैंने प्रश्न किया कि निकुंज महोदय से कि निकुंज महोदय घू संज्ञा किसकी होती है, तो आप अभी केवल आप ये भी याद कर सकते हैं कि दाब देव को छोड़कर, ठीक है, या फिर आप केवल इतना याद कर सकते हैं कि दुडाई, दाण, दो, दे, दुधाई, ढेठ, इन धातुओं की क्या घू संज्ञा होती है। समझ में आया आप सबको? हरिओम। हाँ जी, लिख के दे दो, वो समझ में नहीं। ये धातु लिखी हुई कहाँ पर है? ये पेज नंबर 235 है सहज बोध में, अब देख लीजिए सब, मैंने लिखा था। हाँ देखिए, तो दुदाई दाण, ये जूम करके नहीं दिख रहा आपको? हाँ हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये आप 6 धातु को नोट कर लीजिए। ठीक है, और इन 6 धातु को नोट करने के बाद लिख लीजिए दुदाई, दाण, दो, दे, दुधाई, ढेठ, फिर लिख लीजिए इनकी घू संज्ञा होती है। ठीक है, तो आपने नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा कि निकुंज महोदय मैंने आपसे पूछा कि घू संज्ञा किसकी होती है, तो आप क्या बोलेंगे मेरे से? दुधाई, दाण, दो, दे, दुधाई और ढेठ की घू संज्ञा होती है। हाँ, इन धातुओं की घू संज्ञा होती है। अब मैंने बोला अघू संज्ञा किसकी होती है, इसको तो क्या छोड़कर बोलेंगे? बाकी सब। हाँ, इन 6 धातुओं को छोड़कर बाकी सब धातुओं की क्या होती है, घू संज्ञा, अघू संज्ञा होती है। अघू आप संज्ञा। समझ में आया घू संज्ञा और अघू संज्ञा? घू संज्ञा किसकी होती है और अघू संज्ञा किसकी होती है? ठीक है, अब कह रहे हैं कि हमें, आपने ये तो बता दिया कि घू संज्ञा क्या होता है, अब अभ्यस्त क्या होता है ये बताइए थोड़ा। तो कह रहे हैं अभ्यस्त माने, लिखा है यहाँ देखिए, फोकस में कर देता हूं, कि जब किसी धातु को द्वित्व किया जाता है, जैसे पट धातु को द्वित्व किया तो क्या हो गया, पट पट। लिख धातु को द्वित्व किया तो क्या बन गया, लिख लिख। बद धातु को द्वित्व किया तो क्या बना, बद बद आदि। तब इन दोनों की अभ्यस्त संज्ञा होती है। दिख रहा है आपको? इन दोनों की अभ्यस्त संज्ञा होती है। तो अब आपको सबको समझ में आ गया कि अभ्यस्त संज्ञा किसकी होती है। अब ये घू संज्ञक अभ्यस्त क्या है, तो देखिए आपको इतना बताता हूं,
एक मिनट, ये कैसे हटेगा ये? हाँ, तो धातु है आपकी 4, देखिए कौन कौन सी थी? दुधाई, दान, हाँ, दुधाई, दान, दो, दे, दे, ठीक है, और दुधाई दुधाई, ढेट, दुधाई, ढे, है ना? हाँ, दुधाई ढेट। तो ये आपकी 6 धातु हो गई हैं, ठीक है। अब जब हम इनमें इत्संज्ञा करके और कुछ कार्य कर लेते हैं, तो केवल जो स्टार्टिंग की जो 4 धातु है ना, आपको दिख रही है आप सभी को? जी, स्टार्टिंग की जो 4 धातु हैं, ये धातु क्या हो जाएंगी आपकी? इनमें जब इत्संज्ञा कर देंगे तो इन स्टार्टिंग की 4 धातु में केवल बचेगा दा, ठीक है। स्टार्टिंग की 4 धातु में केवल क्या बचेगा आपका? दा, दा बचेगा। और लास्ट की जो दुधाई और ढेठ है, इनमें क्या बचेगा? इसमें बचेगा आपका धा, ठीक है। तो अब कैसे बचा, ये आपको बाद का विषय है कि मतलब आपको केवल इतना समझना है कि स्टार्टिंग की 4 धातु में संज्ञा करने के बाद और कुछ और कार्य होते हैं, उनके बाद क्या बचता है? दा बचता है। और जो अंतिम की जो 2 है दुधाई और ढेठ, इसमें इत संज्ञा करने के बाद क्या बचता है आपका? धा बचता है, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है। अब ये 2 धातु हैं, तो इस दा धातु जो आपको दिख रही है, इसके अंदर आप चारों धातु हैं, दुदाई, दान, दो, दे। आप इनमें जब इत संज्ञा कर देंगे तो आपको चारों के चारों में दा ही बनेगा। समझ में आया आपको? चारों की चारों में आपको क्या बनेगा? दा ही बनेगा। अब आई जो 2 धातु हैं, उनमें दोनों में आपको जो इत संज्ञा इत्यादि कुछ कार्य कर देंगे तो आपको धा ही बनेगा। तो आपका कितने प्रकार का दा है? आपका दा हो गया आपका 4 प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार हो जाएंगी 4 आपकी हो जाएंगी। अब देखिए सूत्र को समझिए, ये कह रहा है दारू, दारूप 4, मतलब दा की तरह रूप है जिसका, दारूप माने दा की तरह रूप है जिसका, ऐसी 4। और धा की तरह रूप मतलब धा की तरह दिखने वाली 2 धातुओं की घू संज्ञा होती है। तो अब ये देखिए, दान में 2 दा है, 2 में दा हाँ, है, ते में। तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि इत संज्ञा करने के बाद ये बचता है। अब आप इन धातुओं को अगर द्वित्व करेंगे, तो कोई ऐसा है जिसको लगता है कि मेरा द्वित्व तो अभ्यास अच्छे से हो चुका है? शायद जल्पाजनी जी, हरिओम, हाँ जी आप मेरे को इत संज्ञा करके बताएंगे कि यदि दा धातु है, हाँ जी, तो ये जो 4 धातु दिख रही है आपको, 4 धातु, हाँ जी, ये 4 धातु का अगर द्वित्व करेंगे तो एक जैसे रूप ही बनेंगे। तो इनमें से कोई भी एक धातु का द्वित्व करिए। हाँ जी। तो पहला दा का दादा होगा। पहले दा को आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा लिखूंगा। हाँ जी, दा धातु को द्वित्व किया तो दादा बन गया। हाँ। उसके बाद सूत्र रस्वा सूत्र से द दा, हाँ, रस्वा सूत्र से द दा, द दा, हाँ जी। और बस हो गया? नहीं, फिर हाँ जी, हो गया। हो गया ना, बिल्कुल सही। हाँ, कोश भी ये कुछ नहीं लगेगा उसमें। हाँ, कोश जो नहीं लगेगा क्योंकि वो मानता है कवर पर हकार। हाँ, हाँ जी, ठीक है। और अभ्यास से चर्चा भी नहीं लगेगा क्योंकि उसको चाहिए 4 को 3 बनाना है, तो पहले 4 तो होना चाहिए। हाँ, ये तीसरा है तो नहीं लगेगा। तो आपने देखा कि जब दा धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका? ददा। ठीक है, अब किसी निकुंज महोदय आप बताएंगे कि जब अब धा धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? सॉरी सर, नहीं बता पाऊंगा। तो और कोई बता सकता है? तो मैं बताता हूँ, या फिर जलपजनी जी आप भी बताइए। सॉरी,
वैसे फाइनल तो दधा लिखा है, लेकिन कैसे होगा वो मुझे सूत्र याद नहीं है। धाधा होगा, फिर फिर चौथा रस्व से धधा, और धधा चौथा लेटर है तो चौथा का तीसरा वर्ण आएगा तो दधा होगा। किस सूत्र से होएगा चौथे को तीसरा? नहीं, अभ्यास चर्चा। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो धा है हमारा, ये चतुर्थ वर्ण है, ठीक है। तो इस चतुर्थ वर्ण को क्या हो जाएगा? तृतीय वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तृतीय वर्ण क्या होता है? द। तो जब हमने इसको धा को क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अब क्या बन गया हमारा? दधा, ठीक है। अब आप सभी को इतना समझ में आ गया कि भू संज्ञक धातु कौन सी है? दुदाई, दाढ़, दोदे, दुढ़ाई, धेट। इन 4 धातुओं में इत संज्ञा करने के बाद दादा दादा बनता है, और लास्ट में दुधाई धेट में धा और धा बचता है। हम जब भी इनको द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? ददा बनेगा, और जब दुधाई धेट को करेंगे तो क्या बनेगा? दधा बनेगा। आपको समझ में आया? हरिओम। जी जी सर। आपको सबको समझ में आ गया होगा। मैं कहने वाला था, यदि आपको इस कक्षा को समझना है, ठीक है, तो कुछ चीजों को समझना होगा। तो आपको द्वित्वाभ्यास की जो वीडियो है वो आपको अच्छे से देखनी होगी। मैं इस क्लास के बाद में डाल दूंगा, एक बार आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको द्वित्वाभ्यास मजबूत हो जाए, ठीक है। सही बताऊं तो मुझे द्वित्वाभ्यास बहुत पसंद है मुझे, ठीक है। अभी आसान भी रहता है बहुत, और बस पता नहीं क्यों दिल को अच्छा लगता है। सर तो आगे आप चलते हैं तो पीछे का रह जाता है, वही तो प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो बस ये है कि आप द्वित्वाभ्यास को मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, हमारे पास वीडियो है महोदय, अगर हम पीछे का छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या है उस वीडियो को दोबारा देख के कर सकते हैं। पर हम लोगों को क्या दिक्कत होती है, हम जब कॉलेज में पढ़ते हैं गुरुजी से, तो वहां कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है और वहां कोई वीडियो नहीं बनती है। अब गुरुजी ने जो पढ़ा दिया वो हमने सुन लिया, अब ये भी नहीं है कि बाद में जाके घर पे बैठ के सुन सके। तो यहाँ तो क्या है कि अगर आपको मैंने जैसे कहा कि द्वित्वाभ्यास की तैयारी करिए, करके आइए, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं कौन सी वीडियो में द्वित्वाभ्यास पढ़ाया गया है। उस वीडियो में जाकर आप सीख सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो आप अभ्यास करिएगा। तो जब भी आप धा कैसे हुआ? जी, धा कैसे हुआ? किस सूत्र से हुआ? धा का धा, धा को दा हुआ अभ्यास चर्चा, ठीक है। अब आप सभी देखिए, आपको ऊपर दिख रहा होगा, दिख रहा है आप सभी को? अब ये द्वित्व करने के बाद क्या बना आपको? दा को बना ददा, और धा को बनेगा आपका दधा। पता लग गया कैसे बना? हरिओम। जी जी। अभी अब देखिए, अब दूसरा आया आपका, क्या आया है? अघु संज्ञक अभ्यस्त धातु, ठीक है। तो अब आप बताइए, अघु संज्ञक कौन होगा? अब जो संज्ञक नहीं है वो, जो दुधाई, धान, दोधे, दुधाई, धेट, इनको छोड़कर जो भी धातु है आपकी, वो क्या है? आपकी अघु संज्ञक है कि नहीं है? जी ठीक है ना। सिंपल वाली बात है, आप सभी लोगों ने सामान्य लोक में भी चलता है, ठीक है, कि मनुष्य कहते हैं हम लोग और अमनुष्य कहते हैं। कि जो मनुष्य नहीं है वो क्या है? अमनुष्य, नर, अनर, ठीक है। और जैसे कि आप उसमें भी देखते हैं, काफी चीजों में आपको मिल जाता है। तो ऐसे ही जो घु संज्ञक नहीं है वो क्या है? आपका अघु संज्ञक है, ठीक है। अब अभ्यस्त तो आपको पता ही लग गया है, अभ्यस्त माने द्वित्व करना, द्वित्व होगा। हाँ, धातु को द्वित्व हो चुका हो। तो अब एक बार देख ले, अघु संज्ञक अभ्यस्त को देख लेते हैं। इन्होंने दे रखा है बा। जब भी हम बा धातु हमारी कैसे घु संज्ञक है, कैसे अघु संज्ञक है, ये बताइए। अघु संज्ञक है सर, अघु संज्ञक है, क्योंकि ये दुधाई, दाढ़, दोधे, दुधाई, धेट में नहीं पड़ी गई है, इस कारण ये क्या है? हमारी अघु संज्ञक है। माँ धातु भी हमारी अघु संज्ञक है, गा भी अघु संज्ञक है। मतलब कि इन 6 को छोड़कर जितनी भी धातु है हमारी, वो कैसी हमारी? अघु संज्ञक है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उन अघु संज्ञक अभ्यस्त धातु, अब इन धातु को जब वा धातु को हम द्वित्व करेंगे तो द्वित्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बाबा हो जाएगा। फिर ह्रस्व सूत्र लगकर बवा बन जाएगा, ठीक है। ह्रस्व सूत्र का अर्थ है कि अभ्यास। अभ्यास कौन सा होता है?
तो जब भी आप किसी भी धातु का आप द्वित्व करेंगे, जैसा कि आपने देखा अभी कि जलपाजनी माता जी ने धा धातु को जब द्वित्व किया तो धा को द्वित्व हो गया। अब द्वित्व होने के बाद में पूर्व दोनों की अभ्यस्त संज्ञा है, और पूर्व वाले की क्या संज्ञा है? अभ्यास। कौन कहता है? पूर्वोभ्यास, कि पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा होती है। अब अभ्यास को ह्रस्व होता है। कौन कहता है? ह्रस्व, कि यदि अभ्यास में आपका दीर्घ वर्ण है तो उसको ह्रस्व कर दो। तो धा आपका दीर्घ है तो इसको ह्रस्व कर दिया, ठीक है। ऐसी आपने जब आपने वा धातु ली, वा को द्वित्व हो गया। अब पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा करी और ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व कर दिया तो क्या बन गया आपका? बवा बन गया, ठीक है। यह आपका सामान्य हो गया। अब ये जो माँ को मिमा बना है ये विशेष है, ठीक है। ये आपको बाद में सिखाया जाएगा। बस आपको इतना तो लग गया कि अगु संज्ञक कैसा होता है। जो घु संज्ञक नहीं, घु संज्ञक है उनको छोड़कर जो भी होगा वो आपका अगु संज्ञक होगा। अब कह रहे हैं हाँ जी पूछिए। सर जो 1930 धातु है उसमें जो भू संज्ञक धातुएं होंगी वो अलग होंगी, जो बाकी उसके अलावा सारी अभू संज्ञक हम मानेंगे क्या? हाँ जी, सारी अगु संज्ञक होंगी। तो मतलब 1926 बोले तो सारी अगु संज्ञक हम मानेंगे? नहीं, ये आकार अंत होगी ना वही। हाँ, उसमें भी अगु संज्ञक तो आपने सारा देख लिया, पर अब उनमें भी उन अगु संज्ञक में भी आपको केवल आकारांत में ही कार्य करना है, क्योंकि मैं ये बता रहे हैं कि आकारांत अंग 7 प्रकार का होता है, ठीक है। तो आपको यदि पूरा पढ़ना हो तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि भू संज्ञक अभ्यस्त आकारांत अंग। कैसे पढ़ सकते हैं? भू संज्ञक अभ्यस्त आकारांत अंग, अगु संज्ञक अभ्यस्त आकारांत अंग, क्रियादि गण के स्ना प्रत्यांत आकारांत अंग, ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब तीसरा चलते हैं हम क्रियादि गण के स्ना प्रत्यांत में। तो देखिए, क्रियादि गण की धातु है, क्रियादि गण की कोई धातु है जैसे क्रिय है, ठीक है। अब क्रिय धातु में स्ना प्रत्यय लगा दिया तो क्रिणा बन जाएगा। वो ना को ना कैसे हुआ ये भी पढ़ाएंगे आपको सभी को। तो इसमें जब भी आपको केवल इतना समझना है कि क्रियादि गण की धातुओं में जब भी आप स्ना प्रत्यय लगाएंगे तो आप स्ना में बचेगा ना, और ना अंतिम में आएगा तो आपका अंग कैसा हो जाएगा? आकारांत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो जैसे कि देख लीजिए, क्रियादिगण की धातु है, आपके पास जिन लोगों के पास पुस्तक होगी वो लोग, इसलिए पुस्तक की जरूरत है कि आप थोड़ा पुस्तक में से भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको ढूंढने में समझने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए, क्रियादिगण की धातु दिख रही है आप सभी को। आपके पास पुस्तक होगी, पेज नंबर 174, पेज नंबर 174, 174, वहां लिखा है क्रियादिगण, क्रियादिभ्यः स्ना, क्रियादिगण की धातु से स्ना विकरण लगता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले धातु है पुई, ठीक है। सबसे पहले धातु क्या है? पुई। अब पुई में इस समय करने वाला बचता है पू। और जब हम इसमें जब हम क्या कहते हैं विकरण लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? पुना बन जाएगा, ठीक है। पुना बन जाएगा। अब ये देखिए, केवल इतना मात्र समझना है, एक्स्ट्रा नहीं समझना है इसमें कुछ भी, कि पू दीर्घ था उसको ह्रस्व कैसे हो गया है। अगर आपके मन में ये प्रश्न आए, आप सभी लोगों के मन में, तो आप एक बार, आपको धात्वादेश पढ़ा चुके हैं संपूर्ण, तो आपने वहां पर पढ़ा था सूत्र पुआदि नाम ह्रस्व, तो वहां पर क्या था? इसलिए कह रहे हैं कि आप सभी को मतलब सूत्रों को थोड़ा बहुत ध्यान, ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जब प्रक्रिया बनाने लग जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको जो समझाना चाहता हूँ आप वो समझिए। तो मेरा समझाने का एक यह है कि जब भी आप स्ना विकरण लगाएंगे, किसी भी धातु, क्रियादिगण की कोई सी भी धातु में आप स्ना विकरण लगाएंगे तो उसके स्ना विकरण लगने के बाद उसका जो अंग बनेगा वो हमेशा आकारांत ही बनेगा। इतनी बात है। कितनी बात है? कि आप क्रियादिगण की धातुओं में जब भी आप स्ना विकरण लगाएंगे तो उसके लगने के बाद आपका अंग आकारांत ही बनता है, उसके अलावा अन्य नहीं बनता है, ठीक है। अब चलते हैं, अब आई दरिद्र धातु। अभी देखिए, दरिद्र धातु आपके आकारांत है कि नहीं है? जी। ये तो पहले से ही आकारांत है,
तो आपको इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब तीसरी आई, ये क्या कह रहे हैं कि श्लू परे होने पर ओहाक धातु को द्वित्व करके बना हुआ जहा। समझ में नहीं आया ये इन्होंने क्या कहा, है ना? तो ये क्या कह रहे हैं कि श्लू परे होने पर, तो श्लू परे कब होता है? जोहोत्यादि। बिल्कुल सही, जब जोहोत्यादि गण की धातु हो। तो जब आपकी जोहोत्यादि गण की धातु होगी तब उसके बाद में श्लू विकरण होगा। तो जैसे देखिए, धातु आपकी है ओहाक, ओहाक धातु है और बाद में ये जोहोत्यादि गण की है, इस कारण से कौन सा विकरण होगा? श्लू विकरण हो जाएगा। वो शप पहले शप होगा, ठीक है, शप का श्लू हो जाएगा, फिर शप का श्लू हो जाएगा। श्लू मतलब लोप हो जाएगा, ठीक है। तो शप चला गया, केवल ओ और बाद में कौन सा पत्ते बचा? पी। अब ओ हाक में भी जब धातु है इसकी संज्ञा कर देंगे तो का की संज्ञा हो जाएगी किससे? हलंत्यम से। और जो ये आपका ओ है ये है आपका अनुनासिक, तो इसकी संज्ञा किससे हो जाएगी? उपदेशेज अनुनासिक इत। उपदेशेज अनुनासिक इत से। तो क्या बचेगा? केवल हा बचेगा, ठीक है। तो अब आपको कुछ समझ में आया कि श्लू परे होने पर, श्लू कब परे होगा? जब आप जोहोत्यादि गण की, ओहाक धातु किस गण की है? जोहोत्यादि गण की। तो जब हम इससे प्रक्रिया बनाने चलेंगे तो श्लू विकरण करेंगे उसका लोप हो जाएगा, शब्द विकरण करेंगे उसका लोप हो जाएगा। तो अब कह रहे हैं ओहाक धातु को द्वित्व करके बना हुआ जा। अब इस धातु को द्वित्व करना है हमें, क्या करना है? द्वित्व। तो जब देखिए, जब धातु को जब भी श्लू विकरण पाद में होता है तो धातु को द्वित्व होता है, ठीक है। मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि पांच प्रत्यय बताए थे मैंने आपको, इनके परे होने पर आप हमें धातु को द्वित्व होता है, ठीक है। कौन कौन से बताए थे, कोई बता सकता है आप में से? किसी को याद हो कि कौन? सन है एक तो, लिट, सन, चंग, यंग, श्लू। तो श्लू विकरण पर में है लिट, सन, चंग, यंग, श्लू। इन विकरण के, इन प्रत्ययों के बाद में रहने पर धातु को द्वित्व होता है। तो यहाँ पर श्लू विकरण था, नहीं था कि नहीं? आप सभी को दिख रहा है था कि नहीं यहाँ पर? सर श्लू तो विकरण था क्या? उसमें तो लोप हो गया ना। लोप हो गया, मतलब वही उनका कहने मतलब शप विकरण था, शप विकरण था। तो श्लू कहने मतलब, श्लू मतलब कि शप का श्लू हुआ है ना। तो श्लू से आपको शप को ही समझना है कि ऐसा शप जिसका श्लू हो चुका है। अगर यहाँ पर ये कहते हैं शप परे होने पर, तो आप ये बताइए, आप कंफ्यूजन होता नहीं होता आपको? आपका कंफ्यूजन होता है कि आप तो सोचने लगते हैं भवादी गण में भी शप होता है तो वहां भी द्वित्व होने लगता है। अब मैं कहता केवल कि ऐसा शप जो गायब हो चुका हो, तो आप तो ये कहते कि अदादी गण में भी तो शप गायब हो चुका है, ठीक है। अब मैं कहूं कि ऐसा शप जिसका केवल श्लू हो चुका है, ऐसा शप जिसका श्लू हो चुका है, तब आप कैसे क्या समझेंगे कि श्लू तो जोहोत्यादि गण में ही होता है, ठीक है। अब हा धातु को द्वित्व करेंगे तो जलपाजनी जी आप बता सकती हैं हा धातु को द्वित्व करने पे क्या बनेगा? हा 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 हा, रस्व से हा हा, रस्व सूत्र से हा हा, कुवोष्टु से ज हा, कुवोष्टु से हा को क्या हो जाएगा? ज की ज होगा पहले, बाद में अभ्यास से चर्चा से ज होगा। हाँ, तो झा हो जाएगा, ठीक है। हाँ गया इसमें झा हो गया। हाँ, बाद में अभ्यास से चर्चा से ज हा होगा। अभ्यास से चर्चा से, क्योंकि झा ये हमारा चतुर्थ वर्ण है, इस कारण चतुर्थ को क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। तो क्या हो गया? ज जहा। तो आप सभी लोग एक चीज देखने में आई होगी कि बिल्कुल बहुत अच्छा द्वित्व कर रही है धातु को जलपाजनी जी। तो अब धा धातु को द्वित्व करने पे क्या बनता है? जहा बनता है। अब देखिए, श्लू परे होने पर ओहाक धातु को द्वित्व करके बना हुआ जहा, तो जहा बन गया नहीं बन गया हमारा? अब चलते हैं ज्या धातु।
तो ये ज्या एक धातु है, ये भी हमारी आकारांत है, ठीक है। और फिर आई ऐसी धातु जिनको द्वित्व बिना द्वित्व किए हुए आकारांत धातु, ऐसी धातु हो जिसमें हमने द्वित्व नहीं किया हो, ठीक है। समझ में आया आपको? जिया किस गण की धातु है? ज्या आपकी त्रिजोड़। देख के बताता हूँ ज्या किस गण की धातु है आपकी। पहले ये धातु पहले जी होती है, ठीक है, इसको जी धातु होती है, इसको जी को ज्या बन जाता है बाद में, आपको दिखाऊं समझाऊंगा मैं, ठीक है। अभी आप इसको बता दूंगा मैं, अब आगे चलते हैं, नहीं तो पढ़ते पढ़ते ही आपको आ जाएगा समझ में। अब आपका ये, अब आप सभी लोग दिल थाम के बैठ जाइए, अब आपको थोड़ा कठिन आएगा, हार्ड, ठीक है। यही तो सब कठिन चल रहा था अभी। नहीं, ये तो आसान था बिल्कुल। तो सुबह खाली मतलब वो रैंडम होगा। जी जी सर, बिल्कुल। देखिए अस्तु। हाँ, मुझे को होस्ट बना दीजिए पीसी पे। जी पीसी में तो हाँ, को होस्ट है ऑलरेडी सर। हाँ ठीक है सर, हूँ सर। हाँ, तो अब ये देखिए कि अब मैंने आपसे प्रश्न आपको समझ में आया इसलिए बता रहा हूँ कि घू संज्ञक कौन सा होता है, आप बताइए। दुदाई दान, दो दे दुधाई दो ढेर। दे कोई दुधाई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अभ्यस्त किसे कहते हैं, आपको पता है? द्वित्व हुआ हो, द्वित्व हुआ हो, ठीक है। आप सभी के लिए कि आप सबको ये जो पढ़ाया है ना मैंने आपको, ये सबको हार्ड ना लगे इसलिए बता रहा हूँ। अघु संज्ञक किसे कहते हैं, आप सबको पता ही है कि जिस धातु को द्वित्व ना हो वो आपकी अघु संज्ञक है। और अभ्यस्त आप जानते ही हैं कि द्वित्व हो चुका हो, ठीक है। अब क्रियादिगण की धातुओं में मैंने आपको बताया कि क्रियादिगण की कोई सी भी धातु हो, आप उसमें जब भी स्ना विकरण लगाएंगे तो उसका अंतिम में आकारांत अंग ही बनेगा। कोई दिक्कत हुई? नहीं। चौथी हुई आपकी दरिद्र धातु। केवल आपको दरिद्रा को ऐसे का ऐसा समझना है कि दरिद्र धातु में अंतिम में आ है, तो केवल चौथी धातु आपको किसके लेनी है, दरिद्रा। पांचवी आप ले लीजिए केवल जहा, छठी ज्या, और सातवीं बोल दीजिए कि ऐसी धातु जिसको द्वित्व ना हुआ हो, ठीक है। अब आगे चल, अब कोई दिक्कत नहीं हुई ना? नहीं, बिल्कुल आसान है। आप कभी आप अभी इस पे ज्यादा टिकिए मत कि जैसे आप अटक किस पे सकते हैं कि ददा कैसे बना, जहा कैसे बना, इस पे अटक सकते हैं। पर ददा और जहा बता मेरा वो नहीं है अभी। आकारांत अंग कितने प्रकार का होता है मेरा अभी कर्म वो है बताना। अब उसको निमित्त बनाकर कार्य क्या क्या होते हैं ये समझना है। तो सबसे पहला सूत्र देखिए, स्नाभ्यस्तयो रातः, ठीक है। स्नाभ्यस्तयो रातः। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है, एक बार निकुंज महोदय आप पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए। स्ना प्रत्ययांत अकारांत अंगों के तथा अभ्यस्त अंगों के अंतिम आ का लोप होता है अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, ठीक है। अब स्ना प्रत्यांत कहने से आपको इसमें कौन सा सातों में से कौन सा पकड़ में आया? तीसरा। हाँ तीसरा, क्रियादिगण के स्ना प्रत्यांत वाला, ठीक है। हाँ। और अभ्यस्त कहने से कौन सा पकड़ में आया? द्वित्व हुआ है उसका। अभ्यस्त मतलब इनमें से ये बताइए, इनमें से क्या कहते हैं जो ये आपको सातों दिख रहे हैं, इनमें से कौन कौन से पकड़ में आ गए? भूसंज्ञक, अभ्यस्त, अघुसंज्ञक धातु। पहले वाला दोनों आएंगे, दोनों आएंगे आपके पकड़ में। भूसंज्ञक अभ्यस्त भी आएगा और अघुसंज्ञक अभ्यस्त भी आएगा, क्योंकि इसने केवल बोला है कि अभ्यस्त अंग होना चाहिए। क्या बोला है? अभ्यस्त होना चाहिए, मतलब धातु को द्वित्व हो। अब वो कौन सी धातु हो, घुसंज्ञक हो या अघुसंज्ञक हो, इसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, उन अंगों के अंतिम आ का क्या होता है, क्या होता है? अ हो जाता है, लोप होता है। लोप होता है।
लोप होता है। लोप आप सभी को पता ही है, मतलब क्या, छूमंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब कब होता है इसकी, कब होता है ये पकड़ना है हमें। तो क्या लिखा है यहाँ पर, अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। अब अपित प्रत्यय आपको याद है कि नहीं है, आपको देखते ही पता आना चाहिए कि ये प्रत्यय अपित है कि नहीं है। तो कैसे पता लगेगा, केवल मात्र तीसीमी तुतासा आनी आवा आमा आई आवाही आमाही अम, इनको याद कर लीजिए, अपित प्रत्यय का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अब एक सूत्र और पढ़िए, क्या कह रहा है, स्ना प्रत्यांत आकारांत अंगों के तथा अघु संज्ञक अभ्यस्त। अब देखिए, स्ना प्रत्यांत आकारांत अंग कहने से किसको पकड़ा आपने, तीसरे वाले को। ठीक है, अब इसने कहा अघु संज्ञक अभ्यस्त, अघु संज्ञक का, अब इसने अभ्यस्त भी बता दिया ना, कैसा वाला अघु संज्ञक, कैसा वाला अभ्यस्त, अघु संज्ञक अभ्यस्त। अंगों के अंतिम आ को ई आदेश होता है। अब ये क्या कह रहा है कि स्ना प्रत्यांत आकारांत, स्ना के आ को और अघु संज्ञक अभ्यस्त के आ को ई होता है। कब होता है, हलादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। अब देखिए, इसको समझना है तो आपको सभी लोग एक बार मेरे साथ मन में दोहराइएगा कि पहले वाले सूत्र ने क्या कहा कि स्ना के आ का लोप होता, स्ना और अभ्यस्त के आ का लोप होता है। बोलिए, स्ना और अभ्यस्त के आ का लोप होता है। कब होता है, अपित परे होने पर। कैसा, कब होता है, अपित परे होने पर। इसने कुछ बताया कि कैसा अपित हो, आजादियों की हलादियों नहीं कहा। पर जो दो अगला सूत्र आया उसने कहा कि स्ना प्रत्यांत और अघु अभ्यस्त, इनके आ को ई होता है हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, तो अब ये देखिए, एक चार्ट सा बनाऊंगा मैं आपके सामने, आप सभी इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम घु अभ्यस्त लेते हैं। ठीक है, घु घु अभ्यस्त, दूसरा क्या लें, अघु अभ्यस्त। तीसरा ले लीजिए स्ना प्रत्यांत। ठीक है, स्ना प्रत्यांत। ठीक है, अब देखिए आप, अब मैं अब इसको बांट देता हूं मैं यहां से, एक बार ये इसको, अब ये आपके बांट दिया मैंने अपित प्रत्यय। ठीक है, एक पहला बांट दिया आपका मैंने हलादी। ठीक है, हलादी अपित समझिएगा, इसे अपित लिख देता हूं मैं, चलिए कोई नहीं। फिर दूसरा बांट लीजिए आजादी। ठीक है, अब समझ में आया आपको, ये चार्ट बना लिया। इस चार्ट को बनाने के बाद ये आपको जो मैं बता रहा हूं, ये चार्ट आपको कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये हमारे पढ़ने के बाद में जो मन में स्थिति बनती है वो है ये। अब सबसे पहला सूत्र आया आपका स्नाभ्यस्त तयोर आता है। ठीक है, तो उसने कहा कि अभ्यस्त और स्ना प्रत्यांत, स्ना प्रत्यांत और अभ्यस्त के आ का लोप होता है। कब होता है, अपित को, सॉरी, अपित प्रत्यय परे होने पर। क्या बोला उसने, अपित प्रत्यय परे होने पर। अपित तो ये देखिए, हाँ मतलब अब मैंने बताया था ना कि सार्वधातुक में ही अपित और पित होता है। ठीक है, तो पित और अपित किसमें होता है, केवल सार्वधातुक में ही होता है। तो जैसे अपित बोलेंगे तो केवल सार्वधातुक तो अपने आप निकल ही जाएगा, क्योंकि आर्धातुक में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब पहला जो सूत्र आया आपका स्नाभ्यस्त और आता है, उसने कहा, क्या कहा कि आ का लोप होता है। ठीक है,
कब होता है? अपित प्रत्यय परे होने पर। तो चाहे हलादी हो चाहे आजादी हो, तो आपको क्या करना है, उसको उसके आ का लोप करना है। ठीक है, तो ये बन आपको एक ये बन गया आपका। अब देखिए सूत्र, पहले वाले सूत्र का अर्थ ये है, आपको समझ में आ रहा है? हरिओम सभी लोग देखिए कि पहले वाले सूत्र का अर्थ देखिए। मैं आपको इसमें हाँ पहले लिख लेता हूं, उसके बाद ये आपका ये स्ना प्रत्यांत आकारांत अंग तथा अभ्यस्त अंग के अंतिम आका लोप होता है। कब होता है? अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, तो अब ये देखिए स्ना प्रत्यांत है कि नहीं है? स्ना प्रत्यांत है और अभ्यस्त है। ठीक है, इनके आका लोप होता है। कब होता है? अपित प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, अब ये सूत्र आपका सामान्य सूत्र है, इसका अपवाद सूत्र अब आ रहा है। इसका क्या आ रहा है? अपवाद सूत्र आपके सामने आ रहा है। वो क्या अब कौन सा है? ई हल्य गो हो। ठीक है, अब ई हल्य गो ने क्या कहा? निकुंज महोदय एक बार बोलिए। ना प्रत्ययांत आकारांत अंगों के तथा अघुसंज्ञक अभ्यस्त अंगों के अंतिम आ को ई आदेश होता है। कब होता है? जब हलादी अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। किस किस को होता है? अभ्यस्त जिसको आ स्ना धातु जिसको हुआ है, स्ना प्रत्ययांत आकारांत आकारांत अंग और अघुसंज्ञक अभ्यस्त अंग। हाँ, तो देखिए पहले ये 6 अघु अभ्यस्त घु अभ्यस्त अघु अभ्यस्त स्ना प्रत्यांत, इनको क्या था कि पहले स्नाभ्यस्त राता से इनके आका लोप प्राप्त था। ठीक है, किससे प्राप्त था? स्नाभ्यस्त आता इस सूत्र के द्वारा। कब? अपित प्रत्यय परे होने पर। तो अपित तो आपकी ये ऐसे मिलेंगे, तो आपको अपित प्रत्यय परे होने पर लोप प्राप्त था। पर इसका अपवाद सूत्र आ गया, उसने कहा कि उनमें से भी आपके जो अघु अभ्यस्त हैं और स्ना प्रत्यांत हैं, उनके आ का लोप मत करिए, उनके आके को ई कर दीजिए। कहाँ करिए? हलादी अपित प्रत्यय परे होने पर। तो ये देखिए अघु अभ्यस्त और स्ना प्रत्यांत दिख रहा है आपको दोनों, तो इनके आक को हम क्या कर देंगे? लोप ना करेंगे, इनके आ को हम कर देंगे ई। ठीक है, आ को ई कर देंगे। तो अब बताइए अब क्या बना? अब आपके मन में पता लगा कि पहले तो 6 जगह प्राप्त था स्नाभ्यस्त और आता। ठीक है, अब ई हल्ले को लग गया, तो केवल स्नाभ्यस्त और आता कितनी जगह लग पाया? 4 जगह। ठीक है, और ई हल्ले को जब कितनी जगह लगा है? 2 जगह। अब उसकी शर्त घटी कि नहीं घटी? उसने कहा कि केवल अघु अभ्यस्त और स्ना प्रत्यांत के ही आ को ई करेगा। ठीक है, तो आ को ई कर रहा है, और कहां करेगा? केवल हलादी अपित प्रत्यय परे होने पर ही करेगा, आजादी अपित प्रत्यय परे होने पर नहीं करेगा, क्योंकि उसने कहा नहीं है। तो क्या होगा? आ का लोप ही होगा। ठीक है, अब आपको ये प्रक्रिया मैंने बताई। अब इसके बाद सबसे पहले मैं आपको उदाहरण घटवाता हूं। ठीक है, उदाहरण एक मिनट। हाँ, सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले घू अभ्यस्त है तो घू को लेते हैं। तो घू में ले लेते हैं हम 2 धातुओं को। कौन कौन सी होंगी बताइए? दा और धा। दा और धा सीधी। और जब दा धातु को हमने घू अभ्यस्त कहा है, तो अभ्यस्त मतलब जब दा धातु को द्वित्व कर दिया तो क्या बना आपका? तदा। और क्या बना आपका? फिर नीचे ले लेते हैं दधा। ठीक है, अब देखिए आप सभी लोग, यहां पर
धातु दधा है और दधा है। अब इनके बाद में हम दो प्रत्यय लाएंगे। पहले लाएंगे तह ले आते हैं, ठीक है। पहले लाए हम क्या लाए, तह। अब ये बताइए निकुंज महोदय, पहले वाले में आप बताइए कि ये तह प्रत्यय आपका हलादी अपित है कि नहीं है? हलादी अपित। पहले केवल इतना बताइए, अपित है कि नहीं है? हाँ अपित है, पित में नहीं है इसलिए। हाँ अपित नहीं है क्योंकि अपित है, ठीक है। अब एक बार आप कृष्णाभ्यस्त आता है के अर्थ को घटाइए सभी लोग, कि उसने क्या कहा है कि अभ्यस्त के आ का लोप होता है। ये ददा आपका अभ्यस्त है तो इसके आ का लोप प्राप्त होगा। कब होता है? अपित प्रत्यय परे होने पर। घटा नहीं घटा अर्थ बताइए? घट गया, एकदम बिल्कुल सही घटना चाहिए कि अभ्यस्त भी है आपका और बाद में अपित प्रत्यय भी है, तो आ का लोप हो जाएगा, तो ददा के आ का लोप कर देंगे, ठीक है। तो क्या बना? केवल दद। तो ददा के आ को लोप करा तो दद। इतनी प्रक्रिया आपको सीखनी है अभी। इसके बाद क्या होता है वो नहीं सीखना है, केवल इतना ही सीखना है। व्याकरण पढ़ने वाले व्यक्ति को पेशेंस बहुत होना चाहिए, ठीक है। अगर पेशेंस नहीं हुआ ना तो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो ऐसा देखिए, जैसे किसी ने बोला कि भैया तुम्हें वहां जाना है, तो रास्ता बताया कि यहाँ से जाओ, ऐसे से जाओ, ऐसे से जाओ। अब उसने बोला कि स्कूल मिलेगा। अब वो वहां पर स्कूल मिलेगा, स्कूल से राइट ले लेना है। अब वो पूछेगा कैसा स्कूल मिलेगा? भैया ऐसा मिलेगा। उस स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? भैया उस स्कूल में ये पढ़ाया जाता है। कितने रुपए फीस है? अरे भैया इतने। ड्रेस कैसी है? अरे भैया तुम्हें क्या काम था? तुम्हें, हमको क्या था कि जब स्कूल मिलेगा तो स्कूल से राइट लेना है, ठीक है। और तुम स्कूल में ये अटक रहे हो। जब तुम स्कूल में ये अटक रहे हो तो कैसे राइट ले पाओगे? तो हमारा काम इतना था कि हमको केवल आकार का लोप करना सीखना था, और वो हम सीखे नहीं सीखे। तो ऐसे ही आपने केवल इतना ही होगा, ठीक है। अब घु अभ्यस्त में दो देखिए, घु अभ्यस्त में दोनों जगह पे, चाहे हलादी हो चाहे आजादी हो, तो दोनों जगह आ का लोप होगा। अब ले लेते हैं अंति। अभी अंति देखिए महोदय, कि ये अंति आपका कैसा प्रत्यय है? आजादी अपित। पहले अपित है कि नहीं है? अपित और है, आजादी है, ठीक है। तो आपका सूत्र ने कहा, क्या कहा था कि यदि अपित प्रत्यय बाद में हो और अभ्यस्त के आ का लोप होता है, तो अभ्यस्त के आ का लोप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? दद बन जाएगा, दद। और दधा में भी दद बन जाएगा। तो देखिए एक बार आप रूप देखिए, आपको ददाति दत्तः ददन्ति याद है आपको? ददाति दत्तः ददन्ति, ददासी दत्था दत्था, ददामी दद्वः दद्मः। अगर इसको पूरा घटवाऊंगा मैं, पर आपको इतना समझ में आ गया ना कि आ का लोप कब होता है? ददा होता है, ददा। ददाती कहते हैं, ददाती, धनम ददाती जी। तो ये धनम ददाती में जो ददाती बनता कैसे है? वो तो केवल ठीक है कि ददा है, दा धातु है, दा धातु को द्वित्व किया तो क्या बन गया आपका? ददा बन गया। और बाद में ती प्रत्यय है, उसको जोड़ दिया तो ददाती बन गया। अब उसके बाद में दत्तः कैसे बना? दत्तः आपको पता लग गया कि ददा धातु को से जब हम ता प्रत्यय लगाते हैं, तह, तह हमारा अपित है, इस कारण ददा के आग को क्या जाता है? लोप हो जाता है, तो क्या बनता है? दद बनता है। और बाद में हलादी संगीत जब हम पढ़ेंगे तो एक सूत्र आता है खरीचा, उस सूत्र के द्वारा दा को ता हो जाएगा, तो दत्तः बन जाएगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। तो अब देखिए वा धातु आई आपकी। एक मिनट, थोड़ा एक मिनट रुकिए। अब ये ले लीजिए, धातु आपकी
मिमा आई, ठीक है। अब ये मिमा धातु आपकी अपित है कि नहीं है बताइए, ओ सॉरी अभ्यस्त है कि नहीं है? हाँ, द्वित्व किया हुआ है। हाँ द्वित्व किया है, माँ धातु को द्वित्व किया तो मिमा बन गया। कैसे बना ये सिखाएंगे आपको बाद में, ठीक है। पर मिमा बन गया। अब मिमा बन जाने के बाद में अब आप देखिए ये हमारा अभ्यस्त है, हाँ है क्योंकि द्वित्व हुआ है। कैसा अभ्यस्त है? अघु अभ्यस्त है। क्यों अघु अभ्यस्त है? क्योंकि ये दुदाई डांड दो दे दुधाई ढेट में नहीं आता है, ठीक है। तो ये अघु अभ्यस्त है। तो अब इसके आ को मिमा है। अब हम क्या करें, चले कि हमने सोचा इससे हम ते प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय? ते लगाया। अब ये देखिए कि मिमा को जब हमने, अभी मिमा बन गया, अब इसका हमने ते लगाया। अब ये ते कैसा प्रत्यय है? हलादी अपित। हलादी अपित है। तो पहले तो अपित है, अपित है कि नहीं है? जी पहले अपित है, इतना समझिएगा। तो सबसे पहला सूत्र, सामान्य सूत्र क्या है आपका? श्नाभ्यस्तयोरातः। श्नाभ्यस्तयोरातः ने क्या कहा कि अपित प्रत्यय परे होने पर अभ्यस्त के आ का लोप होता है। उसने ये नहीं कहा कि कैसा अभ्यस्त हो, उसको अभ्यस्त से मतलब है। तो बोला कि उसकी शर्त, पहली शर्त घट गई नहीं घटी कि अभ्यस्त होना चाहिए, अभ्यस्त है। दूसरी शर्त उसकी ये थी कि अपित प्रत्यय परे होने पर आ का लोप होता है। तो बाद में अपित प्रत्यय है कि नहीं है? ते आपका अपित प्रत्यय है, तो लोप प्राप्त हो रहा था, आ का लोप प्राप्त हो रहा था। तुरंत सूत्र आ गया आपका, कौन आ गया? ई हल्य गो हो। उसने कहा भैया रुको, आप आ का लोप करने जा रहे हो, पहले मेरी शर्त सुन लो। अगर मेरी शर्त घट रही है तो मैं करूंगा काम। उसने बोला ठीक है भैया, तुम्हारी शर्त क्या है? तुम पहले, अब मैं जो बोलूंगा ये समझिए कि अघु अभ्यस्त कह रहा है, मतलब ई हल्ले को सूत्र कह रहा है, ठीक है। ई हल्ले को सूत्र ने कहा कि स्नाभ्यस्त और आता है भैया, आपको क्या चाहिए? आपको अभ्यस्त चाहिए, ठीक है। पर मुझे चाहिए कि केवल मैं अघु अभ्यस्त चाहिए। मुझे क्या चाहिए? केवल अघु अभ्यस्त। तो देखिए जो मीमा है आपका, ये अघु अभ्यस्त है। ये क्या है? अभ्यस्त है। मानती हूँ आपकी बात, मानता हूँ आपकी बात कि आपका अभ्यस्त है, पर क्या है ये आपका अघु अभ्यस्त है। तो मेरी पहली शर्त घट गई, मुझे अघु अभ्यस्त चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? बोला कि आपको अपित प्रत्यय से मतलब है, चाहे वो हलादी हो चाहे वो आजादी हो, पर मुझे केवल हलादी अपित से मतलब है। सूत्र में लिखा होगा ना हलादी अपित प्रत्यय पर होने पर। तो अब देखिए ये अघु अभ्यस्त भी है और हलादी अपित भी है। तो यहाँ पर मिमा के आ को ई होगा। तो कहता है कि यहाँ पर मैं आ का लोप नहीं होने दूंगा, आ के स्थान पर ई करूंगा। तो आ के स्थान पे ई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? मिमीते। मिमीते। आपको समझ में आया कि अब आपको केवल इतना ध्यान देना है, जैसे आप धातु को देखेंगे, जैसे आपने धातु को देखा तो आपको देखने के बाद आपको ध्यान में आएगा अरे ये तो अघु अभ्यस्त है। तो आपको पहले ही माइंड सेट कर लेना है कि धातु हमारी अघु अभ्यस्त है, तो जब भी हमारा हलादी अपित प्रत्यय आएगा तो इसके आ को ई कर देना है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो मिमा होगा तो मिमी कर देना है, जहा होगा तो क्या बन देना है? जही, ठीक है। जहा को क्या कर देना है? जही। और बावा होगा तो वावी, जिगा होगा तो जिगा, जिगा होगा तो क्या करना है? जिगी, ठीक है। अब देखिए इसी का सूत्र का ये अगला अर्थ आया। अब तो आपने हलादी अपित में तो कहा, ये देखिए मैंने चार्ट बनाया है, आपको दिमाग में बैठ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि पहले श्नाभ्यस्त आता 6 जगह लग रहा था, पर ई हल्ले ने अपनी शर्त घटा के उसके दो दो हिस्से को काट दिया। अब आया मिमी है, और इसके बाद में हम लाए आपका हमारा फेवरेट प्रत्यय अंति, ठीक है। अंति लगाने के बाद में अब देखिए अंति कैसा प्रत्यय है आपका? आजादी अपित। आजादी अपित है, ठीक है। अब दोबारा चलते हैं, ई हल्ले को आ रहा था, पहले स्नाभ्यस्त ने कहा कि भैया अभ्यस्त है मिमी, अभ्यस्त को सॉरी मिमा,
ये मीमा आपका अभ्यस्त है, ठीक है, हाँ जी अभ्यस्त है, और इसके बाद में अपित प्रत्यय है, हाँ है, तो मैं आ का लोप कर दूंगा, स्नाभ्यस्त आता नहीं ये कहा। फिर तुरंत सूत्र आया ई हल्ले को हो, उसने कहा रुको पहले मुझे चेक करने दो कि मेरी शर्त मैं यहाँ लग सकता हूँ कि नहीं लग सकता हूँ। उसने बोला चेक करो जरूर, अगर तुम लग सकते हो यहाँ तो लगो, अगर नहीं लग सकते हो तो फुटो यहाँ से। तो मीमा को क्या कर दिया, पहले देखा, बोला कि अरे ये तो अघु अभ्यस्त है, बोला हाँ भैया अघु अभ्यस्त है। उसने कहा मेरी पहली शर्त घट गई, मुझे अघु अभ्यस्त चाहिए था। फिर उसने कहा कि बाद में हलादी अपित प्रत्यय होना चाहिए। उसने देखा तो अरे यहाँ तो आजादी है, यहाँ तो हलादी नहीं है, मतलब मैं आ को ई नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा कि भैया स्नाभ्यस्त आता, तुम ही करो अपना काम, क्योंकि तुम्हारे अंडर आ रहा है, मेरे अंडर तो आ ही नहीं पाया ये। तो आ को आ का लोप कर दिया, तो क्या हो गया, मिम हो गया, मिमंती बन जाएगा आपका, ठीक है। आपको ये दोनों सूत्र समझ में आए? ये दोनों सूत्र, अगर आपको ये दोनों सूत्र का अर्थ समझ में आ गया, आपको अर्थ याद हो गया है, तो आप केवल इतना समझ लीजिए, ये देखिए ये जो चार्ट बनाया ना मैंने, ये बहुत ये आसान, ये चार्ट आप ये इतना मान लीजिए कि आप जब इसका अध्ययन करने लगेंगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको बस इतना समझ आएगा कि अरे मेरे को दिमाग में इतना ही बिठाना है कि यदि हमारी धातु भू अभ्यस्त है तो उसको चाहे हलादी हो चाहे आजादी हो, दोनों जगह क्या करना है, आपको लोप करना है, ठीक है। और यदि धातु हमारी अघु अभ्यस्त हो तो हलादी अपित प्रत्यय पर होने पर आ को ई कर देना है, और आजादी अपित प्रत्यय पर होने पर आ का लोप कर देना है। और स्ना प्रत्यांत में भी आपको यही करना है। स्ना प्रत्यांत का एक बार घटा लेते हैं। तो अब देखिए पुनः, पुनः धातु आई हमारी। अब पुनः के बाद में हमने लगा दिया हमने ता प्रत्यय, ठीक है। अब तुरंत स्थिति कराइए कि पुनः हमारा कैसा है, अभ्यस्त, देखिए अघु अभ्यस्त, अघु अभ्यस्त है ये पुनः में पू धातु है, उससे हमने स्ना विकरण लगाया तो पुनः बना है। हाँ। ये अभ्यस्त है क्या? नहीं अभ्यस्त नहीं है, इसको द्वित्व नहीं हुआ है, तो ये आपकी ना तो भू अभ्यस्त है ना ही अघु अभ्यस्त है। कैसी है फिर? स्ना प्रत्यांत है, ठीक है। तो ये स्ना प्रत्यांत है। अब बाद में उस सूत्र आया आपका, सबसे पहला वही पूरा पुरानी बात, स्नाभ्यस्त ने कहा अभ्यस्त होना, वो या तो अभ्यस्त हो अथवा स्ना प्रत्यांत हो। तो यहाँ स्ना प्रत्यांत मिला नहीं मिला? मिल गया। फिर इसके बाद आया सूत्र आपका कौन सा आया, वो फिर उसी ने कहा कि अपित प्रत्यय परे हो तो मैं आ का लोप कर दूंगा। उसने कहा ठीक है। फिर ई हल्ले को आया, उसने कहा रुको मेरी शर्त घटने दो, अगर घट रही है तो मैं लगूंगा। उसने बोला ठीक है, तुम्हारी शर्त क्या है? उसने ई हल्ले को ने कहा कि स्ना प्रत्यांत होना चाहिए। तो उसने कहा हाँ भैया पुनः जो है आपका ये स्ना प्रत्यांत है। फिर बोला कि बाद में हलादी अपित प्रत्यय होना चाहिए। तो कहा अरे हाँ हलादी अपित भी है कि नहीं, हलादी अपित भी बाद में। तो कहा कि अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आ के स्थान पर ई कर देना है। तो क्या कर दिया, आ को ई हो जाएगा, तो पुनीतः बन जाएगा, ठीक है। अब जब हमने तो फिर उसके बाद अंति लाया, हमने अंति प्रत्यय लाया। तो अंति लाने के बाद में अरे क्या बोल, अरे तो क्या है ये बताने क्या हो रहा है। तो ये मान लीजिए अंति है, ठीक है। मैं बैक स्पेस दबा रहा हूं तो पता नहीं अपने आप ही लिखे जा रहा है। सर ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लीजिए अंति। हाँ मैं वही करता हूँ। हाँ अब हो गया, अंति लिख गया। तो अंति आया। अब ये देखिए तुरंत पहले स्नाभ, आपको जब भी ई हल्ले को अगर समझना है ई हल्ले को तो आपको स्नाभ्यस्त और आता को समझना चाहिए। और आप इन दोनों, जैसे प्रकार में आपको इन दोनों की बातें चल रही हैं, इन दोनों अपनी शर्त घटा रहे हैं,
तो उसी प्रकार आप एक बार शर्त घटा के देखिए दोनों की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कार्य होना है। पुनः आया, पुनः ने देखा कि भैया स्ना प्रत्यांत है, तो स्नाभ्यस्त और आता की शर्त थी कि स्ना प्रत्यांत हो, ठीक है, अथवा अभ्यस्त हो। तो उसने कहा अभ्यस्त तो नहीं मिला, स्ना प्रत्यांत मिल गया। और उसने कहा कि मैं आ का लोप करूंगा, कब करूंगा? अपित प्रत्यय परे होने पर। देखा अंति था, ये अपित प्रत्यय है, उसको हला दिया आजादी से मतलब नहीं है, स्नाभ्यस्त आता उसको अपित में होना चाहिए। फिर आया ई हल्ले को, उसने कहा कि भैया मेरे को देखने तो चेक करने तो मैं लग सकता हूँ कि नहीं लग सकता हूँ यहाँ पर, तो बोला चेक कर लो। उसने कहा देखो स्ना प्रत्यांत है और मैं स्ना प्रत्यांत में लगता हूँ, बोला हाँ लगते हो, पहले पूरी शर्त तो चेक कर लो। स्नाभ्यस्त ने कहा कर ठीक है। बोला कि मैं हलादी अपित प्रत्यय मुझे चाहिए बाद में, बोला यहाँ तो हलादी नहीं है, हलादी नहीं है यहाँ पर, आजादी है, केवल आजादी अपित प्रत्यय है। बोला ठीक है मैं नहीं लग पाऊंगा। क्या हो गया? आ के स्थान पर आ का लोप हो गया, क्या हो जाएगा? सॉरी, पुना के आ का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? पुनंती। क्या बन जाएगा आपका? पुनंती। तो पुनाति पुनीतः पुनंती, ठीक है, पुनाति पुनीतः पुनंती। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि पहले आपको जब भी आपको आपका जो धातु होगी या अंग होगा, तो आपको अंग की पहचान करनी है कि हमारा जो अंग है ये घु अभ्यस्त है, अघु अभ्यस्त है या स्ना प्रत्यांत है। जब आपको पता लग जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको फिर अपित और पित और अपित का ध्यान देना है कि यदि अघु अभ्यस्त है और हलादी अपित और चाहे आजादी अपित हो, दोनों में आपको क्या करना है? आका लोप कर देना है। और यदि आपका अघु अभ्यस्त है या स्ना प्रत्यांत है, तो जैसे ही हलादी अपित प्रत्यय आएगा तो आ को ई कर देना, और आजादी आएगा तो आका लोप कर देना है, ठीक है। आज का इतने रखते हैं, आगे आप सब लोग को जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आप सब लोग। तब धन्यवाद मनीष महोदय। सर्वे कृपया हैंड रेज करोतु। प्रश्न अस्ति तर। ये जिन लोग ये जो चार्ट बनाया मैंने घु अभ्यस्त का, जिन्होंने लिख लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा हो आप लोग फोटो खींच सकते हैं, ठीक है, इस चार्ट की। आप पूछिए श्यामला देशमुख जी। श्यामला जी, ये जो द्वित्व हुआ है धातु का, दा का ददा हो गया, और ये ध का दधा हो गया, तो वो द क्यों हुआ? ये द का बदला नहीं है पहला। मनीष महोदय। हाँ जी बोलिए। ये अपना ये तो आपने सिखा दिया है, तो हम लोग उसको पेज का रेफरेंस दे देते हैं तो स्टडी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, आप श्यामला देशमुख जी आप क्या करिए, आपका प्रश्न एक बार फिर से बोलेंगी? ये जो द्वित्व क्या है ना, ये दा का ददा हो गया और धा का दधा हो गया, तो वो ऐसा उसमें द आया, तो ये द में ददा में द का बदला नहीं है, तो ये मेरा प्रश्न है। मैं तो एक बार का आप तो पढ़ लूंगी, लेकिन अभी हाँ, आप समझिए तो तो अच्छा रहेगा। देखिए मैं क्या करूंगा कि जिन वीडियो के अंदर आपको द्वित्वाभ्यास पढ़ाया गया है, मैं अभी वो वीडियो, दोनों वीडियो आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप सभी लोग जिनको द्वित्वाभ्यास नहीं आता है आप उन वीडियो को दोबारा देखिए। उन वीडियो को देखने के बाद में आपको द्वित्वाभ्यास आ जाएगा, उसके बाद इस क्लास की वीडियो को देखिएगा, तो आपको गारंटी के साथ 100% गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। यह है कि जैसे गुरुजी कहते थे कि आज का प्रकरण ये है, तो थोड़ा बहुत ये पढ़ के आना पहले से जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ताकि उससे संबंधित तुम्हें जल्दी आए। तो बस मैं यही कहूंगा कि आज के प्रकरण में आपको द्वित्वाभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आपको इस वीडियो को समझना है अच्छे से। तो आपको देखिए यहाँ पर जल्पा जनी जी जो है उन्होंने बहुत अच्छा समझा, उन्होंने बहुत अच्छा बताया द्वित्व करके, उन्होंने अभ्यास करा, उन्हें द्वित्व आ गया, तो आज की कक्षा में उन्हें समझ में आया होगा अच्छे से। आपको भी समझ में आ सकता है यदि आप एक बार उस वीडियो को देख के फिर इसे पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे पूजा मिश्रा जी। धन्यवाद महोदय। महोदय एक शंका है कि जो ये अंति है यहाँ बुक में अति दिया हुआ है और यहाँ पे अंति लग रहे हैं, तो वो जो हाँ, लट लगार का जो प्रत्यय है वो अदभ्यास साथ, मतलब जब अभ्यास होता तो अति होता है ना,
तो ये हाँ जी, मतलब बिल्कुल शंका सही, था, सही है या गलत है? बिल्कुल सही है कि अदभ्यस्तात, अदभ्यस्तात जो है आपका ददाति दत्ता ददति बनता है, ठीक है। हाँ। तो अदभ्यस्तात क्या करता है कि आपको बता देता हूँ सभी लोगों को, जब आपको अभ्यस्त होता समझ में हाँ, तो देखिए कि आप सभी को पहले उसमें झोंता सूत्र आता है किशोर महोदय। हाँ महोदय। झोंता, हाँ, झ का अंत हो जाता है, अंत झा जगह के जगह स्थान पर अंत हो जाता है, और जी का ठीक है, अंत हो जाता है। हाँ। झा के स्थान पे अंत हो जाता है। तो आपका प्रत्यय था झी, टिप तस झी, तो ये है आपका झी, ठीक है। और आपने सूत्र, पहले आपने सूत्र पढ़ा था झोंता, कि झा के स्थान पर क्या होता है, अंत होता है। तो जब आपने झा के स्थान, झा के स्थान पे आपने क्या कर दिया, अंत कर दिया, ठीक है। और मिला दिया तो क्या बनता है आपका, अंति बन गया था आपका, ठीक है। ये पढ़ा था आपने सामान्य। अब अभ्यस्त के लिए एक विशेष होता है, वो आपने पूजा जी ने भी बात करी, इसलिए मैं बता देता हूं कि झोंता सूत्र का अपवाद सूत्र है। मतलब झोंता क्या कर रहा था, झा के स्थान पर अंत कर रहा था। अब यह सूत्र कहता है कि यदि आप अभ्यस्त के बाद में झी के स्थान पर अंत आदेश नहीं कर पाओगे, क्या कर पाओगे, अत आदेश करोगे। तो क्या इस सूत्र का अर्थ है, अदब सूत्र है आपका अदभ्यस्तात, क्या कहता है, ये कहता है कि अभ्यस्त से उत्तर, मतलब आपका अंग अभ्यस्त हो और उसके बाद में झ के स्थान पर अत आदेश होता है। अभ्यस्त अंग से उत्तर मतलब अभ्यस्त अंग के बाद में झ के स्थान पर अत आदेश होता है। तो जैसे कि आपकी धातु है आपकी ददा, ठीक है। और अब आप उससे कौन सा प्रत्यय लाए, आपकी इच्छा हुई कि मैं प्रथम पुरुष में, मतलब प्रथम पुरुष में बहुवचन लाऊं, तो बहुवचन में क्या आता है, टिप तस झी, आप ले आए झी, ठीक है। तो आपके मन में आया झुनता लगाऊं, तो झा के स्थान पर अंत कर देते तो अंति बन जाता। तो तुरंत सूत्र आया अदभ्यस्तात। इस सूत्र, यह सूत्र कहता है कि ददा के, मतलब ददा आपका कैसा है, अभ्यस्त है कि नहीं है, अभ्यस्त है ना। जी जी। तो ये कहता है कि अभ्यस्त के बाद में यदि आप झ के स्थान पर अत होता है, अंत ना होकर क्या होता है, अत होता है। अभ्यस्त से अंत के स्थान पर अत होता है, तो अंत ना होकर के क्या हो जाएगा, अत हो जाएगा झा के स्थान पे। तो क्या बन जाएगा, अत ई अति बन जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आया आपको कि आपको केवल इतना करना है, इतना मैं समझिए कि यदि आप झोंता लगाते हैं, झा के स्थान पे अंत करते हैं, ठीक है। और यदि आप अभ्यस्त, आपका अंग अभ्यस्त हो, तो आप झोंता मत लगाइएगा, क्या लगाइए, अदभ्यस्तात, अदभ्यस्तात लगाइएगा। और जब आप झा के स्थान पे अंत कर रहे थे, अब उस अंत की जगह अत करिएगा। तो अंत करेंगे तो अंति बनेगा, और अत करेंगे तो अति, ठीक है। ठीक है पूजा मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब महोदय दोनों रूप बनेंगे, ददती और नहीं, ददंती केवल दोनों बने? नहीं, ददती बनेगा केवल, ठीक है। धन्यवाद महोदय। बहुवचन में ददती। आपने व्याकरण पढ़ी है पहले से? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा, पहली बार ही पढ़ रही हूँ, वो भी पहले की वीडियो भी नहीं देखा, तो इसलिए द्वितीय अभ्यास भी नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, कोई नहीं। आगे किसी का प्रश्न हो? श्यामला जी, आपका आप सहज बोध पार्ट 1 पेज नंबर 368 से दिया हुआ है द्वित्वाभ्यास कार्य, तो वीडियो के अलावा ये भी आप देख सकती हैं। पेज नंबर फिर से बोल दीजिए। 368, 368 पार्ट 1, ठीक है। और किसी को प्रश्न है तो हाथ ऊपर करिए। अस्तु, ठीक है, अच्छी बात है। प्रश्न नहीं है मनीष जी? सर दो ही कारण हो सकते हैं, या तो कुछ समझ में नहीं आया या सब समझ में आ गया। हाँ मेरा है, मेरा है, लेकिन वो क्योंकि मैं क्लियर नहीं हूँ, और अगर आप मनीष जी ने अभी मुझे बता भी दिया है तो मैं उसको पूरा ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए नेक्स्ट उस पर
अगर मेरे प्रश्न अगर नहीं सॉल्व नहीं होता है, किसी का भी प्रश्न हो तो हम लोग के 2 ग्रुप में है, G1 और G2, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न रख सकते हैं, तो मनीष जी उनका उत्तर अपने टाइम पर दे देंगे। और कौन सा G1 G2 कौन सा है? रमेश जी महोदय, आपको कौन सा ग्रुप महोदय? ग्रुप हम 1 लोग या का ग्रुप 2? G1 और G2 ग्रुप है व्हाट्सएप का, हम लोग का अष्टाध्यायी का। तो उस ग्रुप में हम लोग नहीं है सर। जीवन नहीं है। तो हाँ, आपको मैं कहाँ से ऐड मिलता नहीं है? हूँ, मैं केवल पारणी ग्रुप में हूँ। हम लोग भी नहीं है उसमें। हाँ, तो एक बार लिंक भेज दीजिए सर। ये पारणी ग्रुप में लिंक भगवान प्रेषित तो पानी तो हमने भेज दिया। पाणिनि हाँ वही पाणिनि ग्रुप ही तो है हम लोग का। G1 G2 2 ग्रुप बनाए हैं ना हम लोग ने पाणिनि ग्रुप। पाणिनि स्वाध्यायशाला जो ग्रुप है, जिस ग्रुप में वीडियो भेजते हैं ना, पाणिनि स्वाध्यायशाला, हाँ महोदय, वो उस ग्रुप में तो है ना आप? हाँ हाँ उसी में तो उसी की बात है। उसी ग्रुप को ही कह रहे थे ना महोदय आप? नहीं वो वही भाई पाणिनि अष्टाध्यायी वाला एक ही चीज। तो दोनों अभी G1 G2 दोनों अभी ओपन है, आप अपना क्वेश्चन या जो भी है समस्या है आप पूछ सकते हैं उसमें। अच्छा